हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा हाइप पर है। आपने देखा होगा कि हाल ही में उससे रिलेटेड एक सीरीज भी अपलोड हुई है जिसका नाम है तेलगी स्कैम 2003। तो आज हम उसी स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं कि ये स्कैम आखिर है क्या, ये स्कैम की शुरुआत कहां से हुई और कहां तक ये स्कैम पहुंचा, इंडिया में इतना फैल कैसे गया। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी है तो पहले ये वीडियो देख लो ताकि आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप सीरीज को अच्छे से समझ सको। In Mumbai this afternoon, the judge hearing the Telgi fake stamp paper case. After 11 years, Abdul Karim Telgi, brain and architect, Fired in protesting against the transfer of his judge. तेलगी स्कैम 2003 है क्या? ये एक बिगेस्ट स्कैम है जो इंडिया में हुआ था स्टैम्प पेपर से रिलेटेड। इस स्कैम में सिर्फ एक बंदा नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, साथ में पुलिस ऑफिसर्स, यहाँ तक कि कमिश्नर्स भी मिले हुए थे। मैं आपको बताती हूँ, उनमें से काफी लोगों को तो जेल भी हो गई थी। जब सीबीआई ने इस स्कैम की जांच की तो उन्होंने बताया कि इसका जो साइज है वो 172 करोड़ का है, लेकिन जब इसकी एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन की गई तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्कैम है कहां तक पहुंचा, 32,000 करोड़ तक, यानी कि 32,000 करोड़ का ये स्कैम हुआ था। अगर हम उसको आज की वैल्यू से कंपेयर करें ना तो होता है 1 लाख करोड़ का स्कैम। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से जो फेक डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्वॉल्व थे। इसमें इन्वॉल्व थे फेक स्टैम्प पेपर्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, नोटेरियल स्टैम्प्स, ब्रोकर नोट्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एजेंसी स्टैम्प्स और भी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह हो गया कि एक अंडरडॉग है जिसका नाम है तेलगी और साथ में एक बहुत बड़ी पुलिस की टीम उसको चेस कर रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और करोड़ों का स्कैम हो रहा है। तो ये ऐसा ही है। तो अगर हमें ये जानना है कि स्कैम स्टार्ट कहां से हुआ तो हमें तेलगी के बारे में भी सब कुछ जानना पड़ेगा। तो अब वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरी की जो शुरुआत है वो खानापुर से हुई थी जो कर्नाटक के बेलगांव में है। अब वहां पर उनका बर्थ हुआ। साथ में जब वो 7-8 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई। फादर के डेथ के बाद उन्होंने अपने भाइयों के साथ फ्रूट्स सेल करना स्टार्ट कर दिया था रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी तो उन्होंने ये चाहा कि वो पैसे कमाना चाहते हैं। उसके बाद वो मुंबई आ गए। मुंबई में जाकर उन्होंने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब की। जॉब से निकाल दिए जाने के बाद उन्होंने एक और जॉब की थी जो कि होटल मैनेजमेंट की जॉब थी। वहां पर वो सेल्स का काम करते थे, यानी कि कस्टमर्स को लेकर आते थे। लेकिन उनकी स्टोरी यही नहीं रुकी। जब वो होटल में जॉब करते थे तो वहां उन्होंने शादी भी करी। शादी करने के बाद वो सऊदी अरेबिया चले गए। वहां पर गल्फ में रहकर उन्होंने काफी टाइम जॉब की, लेकिन वो वापस आ गए मुंबई में क्योंकि वो और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे। वहां पर उन्होंने अब अपनी एक कंपनी ओपन की क्योंकि वो देखते थे कि यार जो भी पासपोर्ट की कंपनीज होती थी वो बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम पर एक कंपनी खोली और कंपनी में ही उन्होंने ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू कर दिया। वो क्या करते थे, सऊदी अरेबिया लोगों को भेजते थे। अब इसमें क्या होता था कि जो लोग जा नहीं पाते थे या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते थे, पासपोर्ट सही नहीं होता था, जिनका इमिग्रेशन प्रोसेस कैंसिल हो जाता था, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स यानी कि फेक पासपोर्ट बनवाकर उनको वहां पर भेजते थे। अब इस स्कैम में तो वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे, उनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा बन गए थे। इसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद वो 1993 में जेल चले गए थे। अब जब वो जेल चले गए तो वहां पर उनके एक क्रिमिनल से मुलाकात हुई जिसका नाम था राम रतन सोनी। वो भी एक बहुत बड़े स्कैम के लिए अंदर गए थे और मैं आपको बता देती हूँ वो सिर्फ एक स्कैम के लिए नहीं, वो बहुत बड़े स्कैमर थे और वो काफी बार जेल जा चुके थे। अब वहां से भी उनको एक आइडिया मिल गया। राम रतन सोनी ने भी उनको बहुत सारे आइडियाज दे दिए कि वो क्या क्या स्कैम कर सकते हैं। उन्होंने उनको बोला कि अगर आप स्कैम करना ही चाहते हो ना तो बड़ा स्कैम करो। लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। तो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए जो कि एक आइडिया था स्टैम्प पेपर से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि इंडिया में स्टैम्प पेपर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, साथ में वहां पर अब शॉर्टेज भी होती जा रही थी। उस टाइम पर शॉर्टेज हो रही थी, अब तो जो स्टैम्प है वो ई पेपर से ही चल जाते हैं। तो जब वो फिजिकल पेपर्स होते थे तो उस टाइम पर काफी ज्यादा शॉर्टेज हो रही थी और डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि नकली पेपर बनाकर उसका स्कैम किया जा सकता है। और मैं बताती हूँ आपको, राम रतन सोनी जो थे ना वो स्टॉक ब्रोकर थे, मतलब कि शेयर पेपर्स को उन्होंने हेराफेरी की थी जिसकी वजह से वो जेल गए थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि राम रतन सोनी ने उनको क्या आइडिया दिया कि स्टैम्प पेपर्स को रीयूज किया जा सकता है, यानी कि जो स्टैम्प पेपर्स ऑलरेडी साइंड होते हैं उन साइन को इरेज करके दोबारा से रीसेल किया जा सकता है। उसमें कुछ भी रिटन होता था तो उसको इरेज किया जा सकता है। वहां से
तेलगी को एक अच्छा आइडिया आया कि अब ये बड़ा स्कैम हो सकता है, और यही नहीं, जेल में उन्होंने एक डील भी की थी, जब वो बाहर चले जाएंगे तो एक बड़ा स्कैम प्लान करेंगे। उनके जेल से बाहर आना ही इस स्कैम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां से ये स्कैम स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें ये स्कैम समझना है तो हमें इंडिया के स्टैम्प पेपर सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, दो तरीके के स्टैम्प पेपर्स होते हैं इंडिया में। सबसे पहले होता है जुडिशियल और होता है नॉन जुडिशियल। पहले में क्या होता है, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में उस पर अप्लाई किया जाता है, और नॉन जुडिशियल जैसे कि आपके रेंट एग्रीमेंट हो गए, जहां पर कोर्ट का कोई काम नहीं होता, उस सिचुएशन में आपका नॉन जुडिशियल किया जाता है। तो अब मैं बताती हूँ कि जो तेलगी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को बेचना स्टार्ट किया। अब ऐसे तो बेचा नहीं जा सकता, अब उनको क्या चाहिए था, एक लाइसेंस चाहिए था। अब लाइसेंस मिलना इतना आसान काम नहीं होता, लोगों को 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं लाइसेंस खरीदने में, क्योंकि ये लाइसेंस बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उनको लाइसेंस मिला कैसे, और लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने इसकी शुरुआत की कैसे। ये जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं वो अवेलेबल कहाँ पर होते हैं, जो गवर्नमेंट के लाइसेंस्ड वेंडर्स होते हैं, स्टैम्प वेंडर्स होते हैं, उनके पास ही आपको ये जो स्टैम्प पेपर्स है ना वो मिलेंगे। जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गए, कोर्ट हो गए, ट्रेजरी ऑफिसेज हो गए, तो इन्हीं लोगों को जो लाइसेंस है ना वो बहुत ज्यादा इजीली मिलता है। अब तेलगी को पता था कि मुझे इतनी इजीली जो है वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में क्या हुआ, उनको पता था कि उनको जो है पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, उनको अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनसे अपने कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, यहाँ तक कि अंडरडॉग से भी बनाने पड़ेंगे। अब इन दोनों को पता था कि अगर मुझे इस स्कैम में आगे बढ़ना है, अगर इसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पर लेकर जाना है, तो इन लोगों से कनेक्शंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो जेल से निकलते ही सबसे पहले उन्होंने कनेक्शन बनाना शुरू किया पॉलिटिक्स में, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर से कनेक्शन बनाना शुरू किया, कमिश्नर से। इन्होंने सारी प्लानिंग्स पहले से ही की थी। अब इनको ये भी पता था कि अगर ये कनेक्शंस बना रहे हैं तो हर किसी को हर टाइम पर पैसा भी खिलाना पड़ेगा। और आप हमारे इंडियन सिस्टम को देख लीजिए, यहाँ तक कि स्कैम के लिए भी लोग पैसे के लिए भी हाँ कर देते हैं, और दूसरे लोगों को जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स से कनेक्शन बनाया, और कुछ पॉलिटिकल लीडर से कनेक्शन बनाने के बाद उन्होंने अपना लाइसेंस अप्लाई कर दिया। और मैं आपको बताती हूँ, लाइसेंस अप्लाई करने के सिर्फ 4 महीने बाद उनको लाइसेंस मिल गया था। जैन 1994 में उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मार्च 1994 तक उनको लाइसेंस मिल चुका था। अब लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने इसकी शुरुआत कहाँ से की, उन्होंने शुरुआत वहीं से की जहां से उन्होंने प्लानिंग की थी, यानी कि रीयूज करना। उन्होंने पहले क्या किया, स्टैम्प पेपर्स को रीयूज किया। जो स्टैम्प पेपर्स ऑलरेडी यूज्ड थे, जिसमें ऑलरेडी रिटन था, उसको इरेज किया और मार्केट में फिर से सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उनका मार्केट में ये स्कैम टिकने लगा, उन्होंने क्या किया, एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी। अब आप बोलोगे कि ये प्रिंटिंग मशीन उनको दी किसने, इतने बड़े स्कैमर को प्रिंटिंग मशीन कैसे मिल गई? मैं आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस में जब भी कोई मशीन फ्री हो जाती है, खराब हो जाती है, उनके यूज में नहीं रहती, तो वो उसकी ऑक्शन कर उसको बेच देते हैं। तो वहीं से ही बिडिंग कर ये मशीन खरीद ली थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेक पेपर बनाना शुरुआत कर दिया। अब क्या होता है कि जो भी स्टैम्प पेपर्स होता है, उनका जो भी पेमेंट होता है, जितना पैसा होता है, वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है। तो अब आप सोचो, अगर वो इतने सारे स्टैम्प पेपर बना रहे हैं तो उनको कितना पैसा मिल रहा होगा। अब इसमें क्या होता था, उनकी जितनी भी टीम थी वो सारी टीम इनकी खुद की थी, यानी कि अब उसमें उनको कोई रिस्क भी नहीं था। जितने लोग डिलीवरी कर रहे थे पेपर्स की, वो उनके खुद के लोग थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस के भी लोग उनके साथ मिले हुए थे। तो उनको तो इस चीज का कोई डर ही नहीं था। अब दूसरी सिचुएशन में रिस्क को कम करने के लिए ये लोग क्या करते थे, स्टैम्प पेपर को प्रिंट तो करते थे, साथ में क्या करते थे, 25% ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स जाते थे और 75% फेक पेपर्स जाते थे, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को शक नहीं होता था। अब उस टाइम पर क्या किया, तेलगी को पता था कि अब मेरा जो स्कैम अगर मुझे और भी ज्यादा स्प्रेड करना है, इसको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाना है, तो मुझे सप्लाई कम करानी पड़ेगी मार्केट में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कनेक्ट किया जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस में थे, उनसे कॉन्टैक्ट किया और वहां से उनकी जो सप्लाई थी वो बिल्कुल कम करा दी। अब सप्लाई कैसे कम करा दी, उन्होंने क्या किया, फेक एड्रेस दे दिए। अब वहां से जितने भी स्टैम्प पेपर्स जाते थे वो फेक एड्रेस पे जाते थे और वहीं पर ही रहते थे, जिसकी वजह से मार्केट में असली पेपर्स
पेपर्स की सप्लाई बिल्कुल कम हो गई और उनके पेपर्स की सप्लाई इंक्रीज होने लगी। अब आप बोलोगे कि यार वो लोग सेल कैसे करते थे, कॉन्टैक्ट कैसे करते थे? मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने अपनी एक पूरी टीम क्रिएट की थी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को हायर करके। अब वो लोग क्या करते थे, सिर्फ हायर नहीं करते थे, उन्हें एक एक महीने का ट्रेनिंग भी देते थे और ये भी बताते थे कि आपको सेल कैसे करनी है। अब क्या होता था, एक एक क्लाइंट को एक एक सेल्स एग्जीक्यूटिव दे दिया जाता था, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ऑफिसेज हो गए, हर किसी को एक एक क्लाइंट दिया जाता था। अब इसमें क्या होता था, मार्केट में जो पहले वेंडर्स थे वो 2.5% तक का डिस्काउंट देते थे, लेकिन अब जब ये कंपनी बाहर आई तो उन्होंने क्या किया, 5% का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को डाउट हुआ था, लेकिन वो डाउट भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कॉन्फिडेंस में। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता और हर कोई आंख बंद करके 5% के डिस्काउंट पर वो स्टैम्प पेपर खरीदना शुरू कर दिया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मार्केट में ओरिजिनल पेपर्स तो बहुत ही कम थे, सिर्फ फेक पेपर्स ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग यूज कर रहे थे, स्टैम्प पेपर्स को यूज कर रहे थे, उनको ये भी नहीं पता था कि वो फेक स्टैम्प पेपर यूज कर रहे हैं। अब ये समझते हैं कि इतने बड़े स्कैम का खुलासा हुआ कैसे, इंडिया को कैसे पता चला कि अब इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, बैंगलोर में 2 लोगों को पकड़ा गया था जो कि नकली स्टैम्प पेपर बेच रहे थे। वहां से पता चला कि इतना बड़ा रैकेट है, ये 18 स्टेट्स तक पहुंच चुका था। तो मैं आपको बताती हूँ कि 18 स्टेट में नकली स्टैम्प पेपर बेचे जा रहे थे और वहां से पता चला कि अब ये रैकेट हर जगह पर है। धीरे धीरे कर इन्वेस्टिगेशन की गई, हर जगह पर पूछताछ की गई, लोगों को पकड़ा गया, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा गया, साथ में बहुत सारे पुलिस कमिश्नर्स को पकड़ा गया, पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ा गया। उसके बाद नाम आया अब्दुल करीम तेलगी का। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, 2000 तक भी वो यही बोलता रहा कि मैं सिर्फ स्कैम का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हूं और पुलिस से इधर उधर भागता रहा। लेकिन 2003 में उसको पकड़ लिया गया और जेल करा दी गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2017 में अब्दुल करीम तेलगी की डेथ हो गई थी। अब उसे हर्षद मेहता की डेथ से भी कनेक्ट किया जा रहा है। इनके लिए भी यही बोला गया था कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का नाम इनसे कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इनको जेल में ही मार दिया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये पूरा स्कैम पकड़ा गया, बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो स्टैम्प पेपर्स को यूज कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उन स्टैम्प पेपर्स का करा क्यों? क्योंकि बहुत सारों के रेंट एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट सब कुछ उसी स्टैम्प पेपर पे था। तो मैं आपको बताती हूँ, जो भी स्टैम्प पेपर्स ऑलरेडी यूज में थे उन सभी स्टैम्प पेपर्स को लीगलाइज कर दिया गया था और जो भी यूज में नहीं थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये थी स्टोरी अब्दुल करीम तेलगी की। आपने देखा कि कैसे एक स्टैम्प पेपर से पूरे 32,000 करोड़ का स्कैम कर दिया गया। अगर आज की वैल्यू से देखें तो 1 लाख करोड़ का स्कैम हुआ। अगर आपको इन डेप्थ जानना है कि क्या स्कैम हुआ था और सारी चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए, हिस्ट्री भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीरीज देख सकते हो। हाल ही में सोनी लिव पर एक सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है तेलगी स्कैम 2003 और ये 1 सितंबर को ही रिलीज हुई है, तो आप जल्दी से जाकर देख सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और स्कैम कैसा लगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।